चलो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हम लोग पोषण के विषय में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पोषण पढ़ चुके हैं? स्वपोषण, परपोषण और परपोषण के तीन प्रकार पढ़े हैं। परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, ये सब पढ़ चुके हैं। पोषी भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो पेड़ पौधा से संबंधित है, और हमारा वो पॉइंट है यानी टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो ये एक विधि है, एक प्रक्रिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। बनाते हैं ना? हम लोग भोजन बनाते हैं किचन रूम में। हम लोग किचन रूम में जो भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाने का तरीका अलग होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी खाद्य सामग्री आते हैं जैसे कि चावल, गेहूं या फिर सब्जी या फिर मसाले, जो कुछ भी होते हैं खाद्य सामग्री जिसका हम लोग प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं, वो सभी सामग्री को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे ला के रखते हैं, जिसको हम किचन रूम कहते हैं। और वहाँ पे सबको मिला जुला करके पकाते हैं। उसको खाना बना करके हम लोग खाना बाद में खाते हैं। और वो खाना में जो भी प्रोटीन, वसा वगैरह सब होता है उसका इस्तेमाल होता है हम लोग के शरीर में, होता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि खाना बनाने का विधि हम लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है। हम लोग भी कोई ना कोई विधि से खाना बनाते हैं, लेकिन फ़र्क हमारे खाना बनाने की विधि में और पेड़ पौधों के खाना बनाने की विधि में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है, हम लोग किसी न किसी दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा के उसी जीवों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं। किसी का फल खा जाते हैं, किसी का बीज खा जाते हैं, किसी का जड़ खा जाते हैं, किसी का पत्ती खा जाते हैं, किसी के शरीर का हिस्सा काट करके हम लोग उसको मसाला मिलाकर खा जाते हैं, यानी उसको तल के खा जाते हैं, भून के खा जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग खाना बना के खाते रहते हैं, जो एक परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। अर्थात हम लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से क्या है, परजीवी पोषण के माध्यम से भोजन करते हैं या पोषण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पेड़ पौधे जिस विधि से भोजन बनाते हैं उस विधि का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली एक प्रक्रिया है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं और तैयार करके खुद अपने शरीर में उसका इस्तेमाल करते हैं। और वो लगातार इस प्रकृति में अपने आप को बना कर रखे हैं, अर्थात जीवित रहते हैं। तो पेड़ पौधे इस प्रकाश संश्लेषण की विधि में आप जो कहोगे किसी भी प्रकार के निर्जीव चीज़ों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल नहीं। निर्जीव नहीं, सजीव पदार्थों का इस्तेमाल करता है, तो वो आप इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, सजीव का इस्तेमाल नहीं करता। तो क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है ये? निर्जीव कारक होते हैं प्रकाश। निर्जीव कारक इसलिए हम बोले क्योंकि प्रकाश को जो है कोई पदार्थ नहीं कहा जाता। प्रकाश चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर उसको देखा जाता है। यानी हम लोग पढ़े हैं ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो तरंग कोई पदार्थ थोड़ी होता है। इसलिए हम बोले प्रकाश एक कारक है, फैक्टर है, जिसका प्रयोग कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। क्या करने में? भोजन बनाने में। उसके बाद अगर पदार्थ की बात कीजिएगा तो किसी जीवित पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करता। क्या चीज का प्रयोग करता है पेड़ पौधे भोजन बनाने में? पता है? 4 तरह की चीजें होती है वो। सबसे पहले जल। देखिए, जल एक निर्जीव पदार्थ है। जल में भले ही बहुत प्रकार के जीव होते हो, जल में रहते हो जीवित प्राणी, लेकिन खुद जल एक निर्जीव है। क्या है? निर्जीव पदार्थ है।
तो जल एक निर्जीव पदार्थ है। ऐसा नहीं है कि जल लेने के लिए पेड़ पौधा किसी को पेट में भाला मार देता है या फिर तलवार खींच लेता है, तब जब उधर से पानी गिरता है तब उसको ले करके खाना बना लेता है। ऐसा तो नहीं करता। पानी इस प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में है हमारे पृथ्वी पर, और उसी पानी का इस्तेमाल करता है। किसी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाकर पानी नहीं लेता पेड़ पौधे। दूसरी बात, अगर क्लोरोफिल का बात कीजिएगा तो क्लोरोफिल एक हरा रंग का वर्णक होता है। क्लोरोफिल हरा रंग का एक वर्णक होता है। वो तो खुद पौधा के पास जन्मजात उसको मिला हुआ है सौगात के रूप में। हम लोगों को ब्लड में हम लोगों के बॉडी में ब्लड कहाँ से मिला है? हम लोग के जनक से मिला है। हम लोग जिस चीज़ से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग के माता पिता हम लोग के जनक होते हैं, तो हम लोगों को जनक से मिला है क्या चीज़? ब्लड मिला है। ऐसा थोड़ी एक जन्म लेने के बाद हम लोग के शरीर में ब्लड को चढ़ा दिया है तब जाके हम लोग के बॉडी में ब्लड आया है, नहीं, हम लोग को पहले से है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों के पास जो हरे रंग के वर्णक होते हैं, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, वो पहले से उसके पास है। तो किसी से वो मांगता तो नहीं है, किसी जीवों की हत्या करके वो क्लोरोफिल तो नहीं लिया है। तो मतलब क्लोरोफिल भी उसके पास खुद का है, किसी पर जीवित प्राणी पर आश्रित वो नहीं है। उसके बाद अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में उतना तो जरूर है ताकि वो इस्तेमाल कर सके उसका और भोजन बना करके जीवित रह सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई जीवित प्राणी नहीं है। जीवित प्राणी से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता, वायुमंडल में गैस के रूप में पहले से मौजूद है। प्रकाश तो ऑलरेडी आप जानबे करते हैं कि प्रकाश हमारे पृथ्वी पर शुरू से आ रही है। हम लोग जिस समय नहीं थे उस समय भी प्रकाश था, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी प्रकाश रहेंगे। तो इसका कहना मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि प्रकाश कब से था, कब तक रहेगा, ये सब थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। लेकिन कहने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण विधि में किसी प्रकार के निर्जीव पदार्थों किसी पदार्थ के सजीव पदार्थ का प्रयोग नहीं होता, बल्कि निर्जीव पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण की विधि कहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी आती है? स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? भोजन बनता है पेड़ पौधे के द्वारा। तो कैसे बनते हैं भोजन, हम इस पर एक नज़र डालते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे कैसे भोजन बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से इस बात को सीखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कैसे भोजन तैयार करते हैं पेड़ पौधे। तो मान के चलिए कि ये एक पौधा है, हम सिर्फ एक पत्ती का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पत्ती के माध्यम से हम लोग को सिर्फ सीखना है, हम लोग को ड्राइंग नहीं सीखना है, हम लोग को प्रकाश संश्लेषण सीखना है, जो एक पत्ती के आधार पर भी हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि पौधा का जड़ है। तो जड़ को हम लोग किसी तरह भी बना सकते हैं, टेढ़े मेढ़े इस तरह से मिट्टी में ये पूरा जड़ फंसा हुआ है। तो एक सिंबल के तौर पर इस तरह से हम जड़ बना सकते हैं। उसके बाद जो है इस जड़ में महीन सूक्ष्म रेशेदार धागे नुमा रचना होती है। किस में होती है? इस जड़ में। और उस धागे नुमा रचना को हम लोग कहते हैं क्या? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम। ठीक है, मूल रोम होता क्या है? तो जड़ का या जड़ में जुड़ा हुआ एक महीन पतली सी धागे नुमा रचना होती है, और ये सीधा कनेक्टेड रहता है किसके साथ? जड़ के साथ। और जड़ से कनेक्टेड रहने का क्या इसका मतलब होता है? क्योंकि ये जो मूल रोम होता है मिट्टी के कण कण में प्रवेश किया हुआ रहता है। मिट्टी में जो पानी होता है, उस पानी के मिट्टी के कणों में जो पानी होता है, उस पानी के संपर्क में सीधा रहता है मूल रोम। और ये क्या करता है? विसरण विधि से मिट्टी के कणों से पानी को अवशोषित करके मुख्य जड़ में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? मुख्य जड़ में। और तो उसके बाद जो ये देखिए मुख्य जड़ हो गया इस तरह से, और ये मुख्य जड़ नहीं हुआ, ये जाइलम नामक उत्तक हुआ। मुख्य जड़ तो आपका यही हो गया, ठीक है, ये आपका मुख्य जड़ हो गया। और मुख्य जड़ में पतली सी नली होती है, बहुत पतली सी, उसमें जाइलम और फ्लेम नामक क्या होता है? उत्तक होता है। उत्तक टिश्यू जिसको आप कहते हो, कोशिकाओं का समूह टिश्यू यानी उत्तक।
और ये जो उत्तक होता है ये एक नली नुमा रचना होता है जो संपूर्ण शरीर में, मतलब पौधे के संपूर्ण भाग में, चाहे पेड़ पौधे की पत्ती हो, चाहे तना हो, किसी भी हिस्सा की बात कर लें आप, उस हिस्सा में ये जाइलम फ्लोएम उत्तक रहता है। और देखिए इस तरह से इसको हम एक पत्ती तक पहुंचाते हैं, जैसे कि एक डाली हो गया ये, और इस डाली में ये देखिए जाइलम अंदर जो है तना में रहता है। उसके बाद ये पौधा ऊपर चल जाएगा इस प्रकार से, ऊपर के हिस्सा को हम छोड़ रहे हैं। ऊपर भी ढेर सारे पत्तियां होंगे, ढेर सारे तना होंगे। हमें बहुत अधिक तना और पत्तियों का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ एक पत्ती में इसको समझना है। तो चलिए हम एक पत्ती बना लिए, बड़ा सा एक पत्ती बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, ये पत्ती हम बना लिए और इस पत्ती में आप लोग जानते हो कि इस प्रकार की क्या होती है, रेशेदार कुछ तंतु दिखाई पड़ती है पत्ती में, दिखता है ना। तो इससे आप अवगत हो, ये जो नली होता है ये इसमें ऐड हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तक उसी में रहता है। और इससे फिर पतली पतली तंतु है, इसमें भी बहुत महीन महीन तंतु निकला हुआ रहता है। देखो हायर क्लास में अगर हम लोग रहेंगे ना तो इस छोटी छोटी रेशों जैसी तंतु जो होती है उसके बारे में हम लोग को बताया जाता है। लेकिन हम लोग तो 10th में अंडर 10th की क्लास कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, तो फिर हम लोगों को उतना डीप में इसके विषय में नहीं जाना है, मूल पॉइंट पर फोकस करना है, क्योंकि इस फाइबर के विषय में ज़्यादा कुछ हम लोग को जानना नहीं है। हमें जो जानना है वही आपको सिर्फ बता रहे हैं। बताने के लिए तो औथा चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो पौधे के हिस्से होते हैं, ढेर सारे हिस्से होते हैं, ढेर सारे शाखा होते हैं, बहुत कुछ इसमें होता है जो आपको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को सिलेबस अलाउ नहीं करता, क्योंकि आगे भी क्लास है, आगे भी ढेर चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। इसलिए हम मेन पॉइंट पर हमेशा रहेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि क्या है, इसमें जाइलम और फ्लोएम नामक इसमें उत्तक मौजूद है। तो इस उत्तक का कनेक्शन इसके साथ भी है, फिर इसके साथ है, फिर इसके साथ है। तो यहाँ से जो पानी जो है मूल रोम के माध्यम से अवशोषित होता है H2O, विसरण विधि से धीरे धीरे ये पानी ऊपर तक जाता है जाइलम उत्तक के माध्यम से, और ये ऊपर जाने के बाद ये जो है पत्ती में पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, पत्ती में पहुंचता है। अब पत्ती में स्पंजी पेरेन्काइमा होता है। स्पंजी पेरेन्काइमा आपको नहीं पढ़ाए हैं, हम इसी कड़ी में आगे पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण समझाने के बाद। फिलहाल ये समझना है, जैसे कि हम लोग तकिया देखे हैं ना, तकिया में एक कवर ऊपर होता है, एक कवर नीचे होता है, बीच में रुई होता है स्पंजी टाइप का, उस पर जब हम लोग सिर रखते हैं तो दब जाता है। तो स्पंजी टाइप का होता है ना, पूरे एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, बीच में स्पंजी। पत्ती में भी कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। पत्ती में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होती है, अर्थात ये वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, मान के चलिए कि ये हमारा हाथ पत्ती है, मानते हैं, तो हाथ का ये ऊपर का हिस्सा जो है ये पत्ती का ऊपरला हिस्सा है, और नीचे का हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ऊपर में भी एक लेयर है, नीचे में भी एक लेयर है, और इसके अंदर में कोई ना कोई मटेरियल मौजूद है। पत्ती तो बहुत पतला होता है ना, तो उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा गैस करना पत्ती को देख करके मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आपको हाथ का एग्जाम्पल देख बता रहे हैं, इसके अंदर मटेरियल मौजूद है। तो पत्ती में भी उस स्पंजी टाइप से ढेर सारे छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद रहता है, छोटे छोटे मटेरियल रहता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। उसके बीच बीच में गैप होता है, उसी में जो है जाइलम और फ्लोएम नामक उत्तक भी होता है। तो जैसे ही उस स्पंजी पेरेन्काइमा में पानी की मात्रा आती है, तो पानी की मात्रा जैसे ही उसमें आते हैं पत्ती में इस तरह से, तो पत्ती का क्या हाल होता है जानते हैं, पत्ती थोड़ा सा भारी होने लगता है। पत्ती थोड़ा सा पानी आएगा तो भारी होबे न करेगा, भारी ही नहीं थोड़ा सा फूल जाता है। अब तकिया में तुम हवा भरेगा तो फूलबे न करेगा, नहीं भर, और ये ठूस देगा तो ना पूरे फूलेगा। पानी गया तो उसमें तो फूलबे न करेगा, थोड़ा सा वो फूल जाता है। अब बताओ, अगर तुम तकिया में जो है रुई भर रहा है इधर से, कहीं बगल में छेदा हो तो क्या होगा, वो जो छेद है बगल वाला छिद्र वो खुल जाएगा तो उसमें रुई बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें पत्ती में भी बहुत ही महीन सूक्ष्म रंध्र होती है। पत्ती में बहुत ही महीन सूक्ष्म क्या होती है, रंध्र होती है।
अब कहिएगा कि वो रंध्र क्या करता है? अरे उसमें रंध्र है, इसमें पानी गया है, अब फूला है पत्ती तो रंध्र खुलेगा कि नहीं खुलेगा? रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। एक और बात, एस्टोमाटा पत्ती के ऊपरी हिस्से पे होता है कि निचले हिस्से पे? निचले हिस्से पे। ऊपरी हिस्से पे एस्टोमाटा नहीं होता, निचले एरिया में। देखिए, एक तो ऊपर में एस्टोमाटा नहीं है, नीचे में है। ऊपर से इसमें कौन चीज घुस गया? पानी। तो पानी तो प्रेशर मारेगा ना एस्टोमाटा पर, एस्टोमाटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो एस्टोमाटा खुल जाएगा तो एस्टोमाटा के माध्यम से प्रवेश करेगा प्रकाश की कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रवेश करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करेगा ना, बिल्कुल। अब नीचे में प्रकाश टेढ़ा रास्ता से नहीं चलता है, घूम करके उसमें एस्टोमाटा खोदने लगेगा, नहीं ना, वो तो सीधे पत्ती पर पड़ेगा। अब वैसे भी प्रकाश को क्या जरूरत है छिद्र खोजने का? उसको छिद्र खोजने की जरूरत है? वो कोनो पदार्थ है तो जगह खोजेगा कि हम उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इसमें तो स्पीड जो प्रकाश के पास है, जबरदस्त स्पीड, शायद ये धरती पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें इतना हाई क्वालिटी का स्पीड हो। उसके पास तो खुद का स्पीड है। ऊपर से पत्ती का ऊपरी लेयर प्रकाश को अंदर जाने से रोक थोड़ी सकता है। उसकी इतना स्पीड होती है कि डायरेक्ट ऊपर से ही पत्ती में प्रकाश प्रवेश कर जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और उस गैस को जाने के लिए पत्ती के भीतर में क्या होना आवश्यक है? बोलिए क्या? थोड़ा सा भी महीन छिद्र होना आवश्यक है। और वो महीन छिद्र का नाम क्या है? एस्टोमाटा नाम है। और वो एस्टोमाटा क्यों खुल गया? इसमें पानी प्रवेश किया, पत्ती फूल गया, पत्ती खुल गया तो एस्टोमाटा खुल गया। और जब एस्टोमाटा खुल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता क्लियर हो गया। अब क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उस एस्टोमाटा के माध्यम से, देखिए एस्टोमाटा जब खुलेगा ना तो उसका चित्र हम एस्टोमाटा के स्पेशल रूप से बना देंगे, फिलहाल हम वैसे बना देते हैं। तो ये देखिए एस्टोमाटा, मान के चलिए कि ये एस्टोमाटा इसी प्रकार का छिद्र होता है पत्ती में, बहुत सारे छिद्र होते हैं इसी तरह के। तो एक एस्टोमाटा का हम चित्र बना के समझा रहे हैं आपको। तो CO2 जो होता है ना, इसी एस्टोमाटा के माध्यम से पत्ती में क्या कर गया? प्रवेश कर गया। अब पहले से पत्ती में क्या था? जल था। एस्टोमाटा के माध्यम से पत्ती में कौन प्रवेश किया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है ये H2O जल पहले से पत्ती में था और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आया। अब देखिए, सिर्फ आपके पास अगर दाल चावल सब्जी दे दिया जाए तो आप खाना थोड़ी बना लोगे। क्या करोगे? दाल चावल आटा मिला करके चोखा बना के दे दोगे? चोखो नहीं बनेगा, उसके लिए आलू पकाना पड़ता है। क्या? नहीं बनेगा। यदि जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके डायरेक्ट ग्लूकोज बनाता, वो तो वायुमंडल में भी तब हो जाता। वायुमंडल में भी तो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऊपर में दोनों रिएक्शन कर जाता और ग्लूकोज बना करके ऊपर से चू जाता, हम लोग पी लेते ऐसे करके। और उसके बाद पत्ती भी खींच लेता सब ग्लूकोज, और वो भी मस्त, हम लोग भी मस्त। काहे के लिए काम करने जाते? ग्लूकोज रोज रोज ऊपर से पीते रहते, एकदम मोटाते जाते, मज़ा आता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आप अगर ऐसा समझते हो कि आपस में मिल करके रिएक्शन करके नॉर्मल अवस्था में जो है बन जाएगा ग्लूकोज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैसे बनता है? इसके लिए जैसे आपको खाना पकाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, गैस जलाते हो, उष्मा उत्पन्न करते हो, उष्मा उत्पन्न करके उस पर जो चूल्हा पर फिर उसको चढ़ाते हो, बारी बारी से जो जो देना पड़ता है उसको डाल करके पकाते हो, तब न खाना बनता है। उसी प्रकार से जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए, कोई ना कोई कारक चाहिए। उस उष्मा की भांति जिस तरह हम लोग किचन में खाना बनाते हैं तो उष्मा का प्रयोग करते हैं, और जो भी खाना बनाना होता है उसको पका के बनाते हैं, उसी की तरह काम करने वाला कोई चीज़ होना चाहिए। और वो चीज़ इसमें जानते हैं क्या होता है? कौन होता है? प्रकाश। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रकाश होता जरूर है ये काम करवाने के लिए। लेकिन अगर आप सोचते हो अच्छा प्रकाश इसमें जाता है और दोनों गर्म करके दोनों को मिला ग्लूकोज बनाता होगा, अरे गधे, अगर यही करवाना होता, अगर यही चीज़ करवाना होता तो हवा में हो जाता। हवा में प्रकाश नहीं है क्या? तब तो हवा में बन जाता। ऐसा नहीं होता।
प्रकाश सिर्फ लेकर के ये दोनों आपस में मिलकर के ग्लूकोज कभी नहीं बनाता। तब कैसे बनता है? तब तो मामला फंस गया। बोलो, क्लोरोफिल। अब सोचोगे क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? देखिए, क्लोरोफिल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? क्लोरोफिल तो ऑलरेडी पहले से पत्ती में तो है ही है, तो क्लोरोफिल का खाली भूमिका होता तो क्लोरोफिल इसके साथ मिल करके बना लेता। लेकिन फिर मामला फंसता है कि फिर प्रकाश नहीं रहेगा थोड़ी बनेगा, प्रकाश भी तो चाहिए। तो आखिर प्रकाश और क्लोरोफिल का क्या तालमेल है जो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है? यही आपको समझना है। देखिए, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। प्रकाश क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है ना? तो जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर टकराता है या क्लोरोफिल के संपर्क में आता है, सूर्य का प्रकाश, तो उस ऊर्जा को, प्रकाश नामक ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किस ऊर्जा में? एक बात तो पता होगा, 10th से 9th में पढ़ के 10th में आए हो, इतना तो पता होगा सबको कि ऊर्जा का भी समाप्त नहीं होता, ऊर्जा का सिर्फ रूप चेंज हो जाता है। क्या होता है? ऊर्जा बदल जाता है। ऊर्जा का हरासमेंट कभी भी खत्म ऊर्जा नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप चेंज करता है। तो सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? क्या चीज में चेंज होता है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन करवाता है रासायनिक ऊर्जा में चेंज? क्लोरोफिल। हरा रंग का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और वही रासायनिक ऊर्जा ये दोनों को आपस में क्या कराता है? रिएक्शन करवाता है। जब तक रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलेगा तब तक आपस में उस रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अब प्रयोग नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा क्या करना पड़ता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलना पड़ता है। देखिए, प्रकाश का रोल यहीं पर समाप्त हो गया। जैसे ही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला, प्रकाश का काम वहीं पर समाप्त हो गया। अब वहां पर रासायनिक ऊर्जा में जब बदल गया प्रकाश, तो प्रकाश रहे कि नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रकाश चला भी गया ना तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा इसको मिल गया। अब ये क्या करेगा? उस रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके आपस में कंबाइंड होगा। यहाँ पर प्रकाश लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? क्लोरोफिल लिख देते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है और प्रकाश जो होता है, उसके उपस्थिति में यह आपस में रिएक्शन करता है। बनाता क्या है? C6H12O6 प्लस क्या बनाता है बताइए? H2O प्लस O2 गैस बनाता है। बनाता है ना? क्या चीज? वहां तक नहीं जा रहा है। कहां तक गया? यहां तक, यहां तक, बस इतना ही। अच्छा चलिए, प्लस क्या बनता है? CO2। अब प्लस क्या बनता है? सॉरी, CO2 नहीं बनता है, H2O बनता है प्लस O2 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल, कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल करके ग्लूकोज बनाया, जल बनाया और ऑक्सीजन गैस बनाया। अब इसको बैलेंस करने के लिए आता है क्या? जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए भी सिखा देंगे। अब ये जो ऑक्सीजन गैस बना, ये जो ऑक्सीजन गैस बना, ये ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? पत्ती में ही रह जाएगा क्या? ऑक्सीजन गैस एक प्रकार से इस पत्ती के लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन गैस क्या करेगा? इधर से स्टोमाटा के माध्यम से बाहर हो जाएगा। क्या करेगा? स्टोमाटा के माध्यम से ऑक्सीजन गैस बाहर हो गया, और उसके बाद जो है ये क्या है? जल है, उसी में रह गया। और नहीं तो अगर एक्स्ट्रा जल बन गया तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो भी बाहर हो जाएगा, स्टोमाटा के माध्यम से। वाष्पोत्सर्जन समझते हो? वाष्प के रूप में जब पानी उत्सर्जित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो पानी भी अगर एक्स्ट्रा है, पत्ती में बना है, तो वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा।
बाकी ग्लूकोज बच गया। अब ग्लूकोज का क्या करेगा पौधा बताओ? यहां पर बनने वाले ग्लूकोज को फ्लोएम नामक उत्तक, जाइलम पानी उठा कर लाया ना यहां से पत्ती में, अब फ्लोएम नामक उत्तक क्या करेगा? क्या करेगा? पौधे के हर एक भाग में उसको ले जाएगा ग्लूकोज को। अब पौधे क्या चीज से बने हुए हैं? कोशिका से ना। हर कोशिका को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो यहाँ पर बनने वाला ग्लूकोज क्या होता है? हर जगह पर पहुँचता है। जैसे मान के चलो कि तुम लोग जो है भोज कर रहे हो, तो भोज करेगा तो खाना तो एक ही जगह पर ना बनेगा, और फिर तुम लोग जो है फ्लोएम उत्तक का काम करते हो, सबको बैठा देते हो एक जगह पे, उसका पत्ता बिछा करके सबको कभी दाल दिया कभी चावल दिया कुछ से कुछ देकर खिलाते रहते हो। जितना भी गांव में आदमी है जिसको बुलाए हो खाने के लिए सब बैठता है ना, उसको बारी बारी सबको पहुंचाते हो, खाना देते हो, खाता है फिर चल जाता है। फिर अगर उसको पैसा देना होता है तो चुमान लिखने के लिए बैठल रहता है बगल में। चुमान जानते क्या होता है? वो बैठता है ना पैसा लेने के लिए, जिसको बोलता है इधर क्या बोलता है? अरे भोज खा के ना पैसा दे के जाता है, लिखवाता है नाम, अन्यता पुरता है ना, तो उसको चुमान भी बोलता है। कह रहे थे जिस तरह की भोज में क्या करते हैं हम लोग, सबके पास खाना पहुंचाते हैं और उसके बाद वो खा कर चले जाता है, ठीक उसी प्रकार ये फ्लोएम उत्तक क्या करता है? एक बाल्टी लेता है बड़का, बाल्टी लेकर सब ग्लूकोज भर लिया, ठीक है, और उसको चल दिया जहां जहां कोशिका मिला, पूरे बॉडी में कोशिका ना है, मुझे कौन से तुमको कोशिका चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, बोलेगा हाँ लो, और आगे बढ़ा, फिर पूछा ग्लूकोज चाहिए था, हाँ लो, ग्लूकोज देते गया आगे बढ़ते गया, जहां जहां पौधा में कौन सी है? कोशिका है, इसको जिसको चाहिए क्या? ग्लूकोज है, सब को चाहिए, सब भूखले है, सबको ग्लूकोज चाहिए, सबको ग्लूकोज देते जाएगा, आगे बढ़ते गया। इसका काम है ऊपरों जाना, नीचों जाना, हर जगह जाना, मतलब एक एक हिस्सा में पहुंचना और सबको ग्लूकोज देते जाना। किसका काम? फ्लोएम का। अब ग्लूकोज का पौधा क्या करेगा? अब ग्लूकोज का क्या अचार बनाएगा? क्या कर ग्लूकोज का? ग्लूकोज का फिर बाद में ऑक्सीकरण होगा। पेड़ पौधा भी सांस लेता है, और क्या लेता है सांस लेते समय? ऑक्सीजन गैस लेता है, और ऑक्सीजन गैस लेकर के क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज को अपघटित करके तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, और तब जाके सब कोशिका के पास जब ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब ऊर्जा बनेगा, और वही ऊर्जा का प्रयोग करके वो कोशिका जीवित रहेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वृद्धि विकास करते करते बड़ा होते जाएगा, और यही प्रोसेस इसमें होते रहता है। अब बताओ कि श्वसन की क्रिया अलग है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अलग है कि नहीं? हम लोग अक्सर कह देते हैं, गलती से कह देते हैं कि पौधा ऑक्सीजन लेता है। अरे पौधा ऑक्सीजन लेता है किस क्रम में? भोजन बनाते समय ना। अब तुम लोग जो है भोजन बनाते समय एलपीजी गैस का प्रयोग करते हो ना, तो हम क्या बोला कि तू सांसों लेता है एलपीजी गैस? कहना गलत है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करके खाना पकाते हैं किचन रूम में, उसी प्रकार से पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले करके खाना पकाता है, ठीक है, और खाना पका करके ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, और तुम लोग दूसरे गैस छोड़ता है। वो नहीं, वो बात नहीं बुझना तुम लोग, जो बुझ गया। अब तुम लोग छोड़ता मतलब क्या? किचन में खाना बनाते हो ना, बनाते हो, तो उस समय कौन गैस निकलता है किचन रूम से? हट, जो गैस निकलता उसका नाम है नहीं है। खाना में जो सेंट होता है ना, सेंट, हम उसकी बात कर रहे थे। सब्जी बनाओगे, सब्जी का अलग सेंट आएगा, चावल बनाएगा उसका अलग सेंट निकलेगा, तो सेंट निकलेगा तो गैस के रूप में निकलता है ना। तो वो जो अलग अलग व्यंजन जो तुम लोग किचन रूम में बनाते हो उससे कुछ ना कुछ गैस निकलता है। कभी कभी ऐसा गैस निकलता है खाना से कि नाक में घुसता है, छिक छिक आ जाता है, मिर्ची पका तब पता चलेगा, मुंह लहरने लगेगा,
है कि नहीं? नाक में घुसेगा तो खूब छिकनी आएगा, घर से बाहर भागेगा, धुआं धुआं रूम हो जाएगा पूरे। तो क्या है वो जो खाना तो बना रहा था ना, उससे जो गैस बना नया नया, वो गैस निकला, तो वो इसका गैस वही निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है संयोग से। ये जो खाना, इसको ये तो नहीं है जलेबी छौंकेगा तुम्हारी तरह, ये तो नहीं है ना इडली डोसा बनाएगा, ये तो खाली ग्लूकोजे बनाएगा, इसका काम है वही है। तो जब भी खाना बनाएगा पौधा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोजे बनाएगा। इसलिए फिक्स है कि हरदम क्या निकालेगा? ऑक्सीजन गैस निकालेगा। और हम लोग क्या निकालते हैं? भिन्न भिन्न तरह का गैस। सब्जी बनाए तो सब्जी वाला गैस, क्या कुछ और ही समझने लगता है तुम? हाँ, तुम्हारा ध्यान पड़ा अपने। हाँ, अरे सब्जी बनाएंगे सब्जी वाला गैस, चावल बनाएंगे चावल वाला गैस, जो चीज बनाएंगे उसमें सेंट निकलेगा ना। खाना बनाते समय ध्यान दो, खाना बनाते समय जो गैस बनता है, जो निकलता है, वो अलग तरह की होती है, वो सेंट होता है हम लोगों के लिए। और इसके खाना बनाते समय जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिए, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। और यही ऑक्सीजन गैस फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग श्वसन के माध्यम से अंदर ले जाते हैं और फिर अपने शरीर में उसका प्रयोग करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के बाहर फेंक देते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर फेंकते हैं, फिर ये ले लेता है, फिर वो अंदर ले गया, उसको फिर रिपेयरिंग करके फिर ऑक्सीजन गैस बना दिया, फिर बाहर आया, फिर हम लोग ले लिए। क्या ये चक्र चल रहा है? इसलिए हम लोग और पेड़ पौधे एक दूसरे पे क्या हैं? डिपेंड करते हैं। पेड़ पौधे हैं तो हम लोग भी हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम लोग भी नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है वन है तो हम हैं, वन नहीं है तो हम भी नहीं हैं, कहा जाता है ज्योग्राफी में। इसलिए प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण में चारों पदार्थ का भूमिका बताए ना, कैसे कैसे बनता है, भोजन बनने के बाद क्या हो जाता है, सब कुछ समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को अगर तुम याद रखते हो, इस तरह से प्रकाश संश्लेषण वाली लेक्चर को तुम ध्यान में रखते हो, निसंदेह तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। और तुमको जो है एग्जाम में लिखने के लिए याद करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। याद करने की आवश्यकता है? याद करना ही नहीं है, सुन के दिमाग में सेट करके रखिए, कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े।